ये है अमांडा और ये हो तुम। तो थ्रू आउट दिस वीडियो अपनी लाइफ इससे कंपेयर जरूर करना। अमांडा जो उड़ना भी चाहती है, दौड़ना भी चाहती है, गिरना भी चाहती है, बस अपने एल्डर्स के रेस्ट्रिक्शंस नहीं झेलना चाहती। अमांडा इज अ यंग गर्ल, बिल्कुल आप लोगों के जैसे, जो परेशान है अपने एल्डर्स के कांस्टेंट रोक टोक से। अमांडा नाखून मत खाओ, अमांडा सीधे बैठो, कमर मत झुकाओ, अमांडा सांस भी मत लो। जस्ट किडिंग, ऐसा उसकी मदर नहीं बोलती है, बट अमांडा फील बिल्कुल यही करती है जितने उसे कांस्टेंट डूज एंड डोंट्स सुनने पड़ते हैं। ऑल्दो इससे भी बचने का आइडिया निकाल लिया है अमांडा ने, दैट इज हर इमेजिनेशन। एक तरफ मदर डांट रही है, टॉन्ट्स मार रही है, दूसरी तरफ अमांडा लॉस्ट है अपनी इमेजिनेशन में, जहां सबसे पहले वो खुद को एक मर्मेड जैसे देखती है जो बिल्कुल फ्री है किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन से, इन अ ब्यूटिफुल ग्रीन सी। इसके बाद फिर अमांडा पर क्वेश्चंस की होती है बारिश। अमांडा तुम्हारा होमवर्क, अमांडा तुम्हारा रूम, अमांडा तुम्हारे शूज। ना अमांडा इस सब से बचने के लिए खो जाती है अपनी ही दुनिया में। अपने पेरेंट्स के कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद अमांडा चाहती है इस डेली रूटीन से दूर भाग जाना। सरप्राइजिंगली वो खुद को एक ऑर्फन की तरह भी परसीव करने को रेडी है, जो इधर उधर गलियों में भटक रही है एमलेसली, एंड शी सीम्स हैप्पी बिकॉज यहाँ पर उसे कोई रोक या टोक नहीं रहा है। और फिर से अमांडा पर जब इसी तरह से कंटिन्यूअस डांट की बरसात होती है, अमांडा चॉकलेट्स मत खाओ, अमांडा अपना पेट दर्द भूल गई हो क्या। यहाँ भी अमांडा इस सब से बचने के लिए अपनी ही ड्रीम्स में खो जाती है। अमांडा खुद को इमेजिन करती है रुपंजल के जैसे, जो रह रही है एक बड़े से कासल में, जहाँ पर उसे किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अमांडा पूरी तरह से इमेजिन कर लेती है रुपंजल की वो पीसफुल लाइफ जो वो जी रही थी एक टावर में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि रुपंजल की तरह वो किसी के लिए भी अपने हेयर को स्टेयर्स नहीं बनाने देना चाहती। शी वॉन्ट्स टू लिव बाय हर सेल्फ, वो अकेले ही अपनी लाइफ जीना चाहती है, बिकॉज किसी और का उसकी लाइफ में होना डेफिनेटली उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लेकर आएगा। एंड अमांडा वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं बल्कि फ्रीडम के साथ रहना चाहती है। ऑल्दो पेरेंट्स के नेवर एंडिंग ताने सिर्फ हम पर नहीं, बेचारी अमांडा पर भी चलते रहते हैं। उनका कंसर्न है ये सोसाइटी कि वो अमांडा के बारे में क्या सोचेंगे, पर अमांडा खुश है अपनी ही दुनिया में, and hence proved that within the confines of a world that's real, a daughter hides where dreams can heal. Hello my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. A very warm welcome to your English session. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing super duper well. और आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है, राइट। इस पोएम का एक अच्छा खासा ओवरव्यू आपको मिल गया है थ्रू दी एनिमेटेड वर्जन, और काफी भावुक, मुझे पता है आप लोग हो गए हो भावुक इन द सेंस कि अमांडा से काफी तो आप लोगों की वाइब मैच की होगी। अभी कुछ सेकंड्स पहले ही डांट खाकर यहाँ लेक्चर देख रहे होगे, ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन पेरेंट्स इस डांट को क्या नाम देते हैं? पेरेंट्स कहते हैं भाई ये उनका प्यार है, पर ये कैसा प्यार है जिससे रेस्ट्रिक्ट होकर, सफोकेट होकर एक बच्चा अपनी इमेजिनेशन में ही खो जाता है, और ऐसे इमेजिनेशन में खो जाता है जहां वो खुद को एक ऑर्फन समझना बेटर समझता है, ऑर्फन जिसके पेरेंट्स नहीं होते, राइट। तो ये पोएम बेसिकली क्वेश्चन करता है पेरेंट्स की वो स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग को, जिससे वो सोसाइटी के लिए तो एक बच्चे को बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल और फिट बना देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बेटे से, अपने बेटी से वो फ्रीडम छीन लेते हैं, राइट। तो इस पोएम के थ्रू रॉबिन क्लिन, जो हमारी बहुत ही अमेजिंग ऑथर हैं, स्पेसिफिकली जानी जाती हैं चिल्ड्रंस ऑथर के नाम से, एंड शी इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, ओके। तो हम जानेंगे उनका ओवरव्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम श्योर आप लोगों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड आपकी क्लास 10th की पोएम्स में से यही एक पोएम है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पोएम के इंट्रोडक्शन के साथ, और इंट्रोडक्शन करने के बाद विल गो विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, द पोएटिक डिवाइसेस एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट।
तो ये पोम बेसिकली टॉक्स अबाउट अ स्मॉल गर्ल। ये तो आइडिया आपको लग चुका है, ठीक है, ये तो आपको पता चल चुका है कि पोम में किसके बारे में बात हो रही है। पोम में बात हो रही है एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है अमांडा। ओके, अमांडा आप बोल सकते हो, अमांडा या अमांडा, जैसा आपको अच्छा लग रहा है। ओके, पीपल ओल्डर देन हर लाइक हर पेरेंट्स ऑलवेज टेल हर व्हाट टू डू। हमारे साथ ये रोज ही होता है, जैसे हमसे जो भी बड़े होते हैं, हम कुछ भी उन्हें करके दिखाएं, कोई भी एक्शन हम अपने डेली लाइफ का बहुत ही छोटे से छोटा काम भी अगर हम कर रहे हैं, तो ये एक एल्डरली पर्सन की हैबिट बन जाती है कि वो रोकना और टोकना बंद नहीं करते हैं। तो अमांडा कुछ यही सब फेस कर रही है। इस पोएम में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से उसके जो बड़े हैं उसे हर काम के लिए टोकते हैं, रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। द पोएम शोज हाउ adults sometimes don't let children have enough freedom। ये पोएम सीधे सीधे ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से कई बार ऐसा होता है कि बड़े, अब बड़ों से यहाँ पर मेरा मतलब पेरेंट्स भी हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकता है, कोई भी और रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ डायरेक्ट अटैक हम किसी भी मदर या फादर को नहीं कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू, राइट। सो बेसिकली बच्चा जो है वो ये सोचने लग जाता है कई बार कि भाई हमारी फ्रीडम का क्या, हम सांस भी नहीं ले सकते, इस तरह के कई बार एक्सप्रेशंस दिमाग में आते हैं, right? It's a reminder that parents should not control their kids so much that they feel stuck and start thinking about things that could affect their growth. तो बहुत ही फन वे में ना, बहुत ही प्यारी सी प्रेजेंटेशन है इस पोएम की, ओके, लेकिन बहुत ही डीप मैसेज भी दिया गया है कि हमें इस लेवल तक बच्चों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ठीक है, उन्हें उड़ने देना है, बिल्कुल जैसे हमारी ये जवानी है दीवानी का कबीर है, उसकी तरह यार उसे फ्रीडम दो, ठीक है। सही गलत डेफिनेटली बताओ। अब फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आज जाके हम लोग सोच ले सभी की अमांडा पोएम से ये मैसेज मिला है कि बच्चे जो मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको एक लिमिट रखनी बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस लेवल तक भी बच्चे को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि उसके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाएं जो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ को हैम्पर करें। उस ग्रोथ का क्या फायदा जिसमें वो फ्रीडम ही फील नहीं कर रहा है, ओके, राइट। तो अब हम जल्दी से चलेंगे इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब ये देखो, अब यहाँ पे ना तुम इतना सा काम करो कि अमांडा की जगह अपने नाम को यहाँ पर रखो, ठीक है। मान लो जैसे अगर मुझे कभी कोई डांट रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स दीपिका, अब सोचो हर टाइम कोई मुझे ये बोल बोलकर रिस्ट्रिक्ट करे, रोके टोके, कंप्लेन करता रहे। नैगिंग इज द वर्ड यूज्ड इन द पोएम, ठीक है, कंप्लेनिंग, नैगिंग, बार बार शिकायत करे, यार ये गलत कर रही हो तुम, ये भी गलत कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। अब इतनी चीजें अगर कोई रोक टोक करेगा इतनी चीजों में, तो भाई मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, मेरे मन में एक तरह से हेट्रेड डेवलप हो जाएगी, है ना। तो ऐसा ही बिल्कुल हमारी इस प्यारी सी बच्ची अमांडा के साथ हो रहा है। उसके पेरेंट हैं, अब यहाँ पर स्पेसिफाई बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि वो मदर है या फादर है, लेकिन हम मान के चल लेते हैं कि ओके, जो यहाँ पर कांस्टेंट डांट रही है अमांडा को वो है उनकी मदर। तो पहले, सबसे पहले वो क्या बोलती है, देखो, डोंट बाइट योर नेल्स, तो अपने नाखून मत खाओ अमांडा, ओके। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच क्या होता है, हंच होता है, देखो जिस पोजीशन में ये बच्ची बैठी है ना, अभी भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, फोन लेकर ऐसे बैठ जाते हैं, और हमारा जो बैक होता है, बैक की पोजीशन आइडियली थोड़ी स्ट्रेट रहनी चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी बैक की पोजीशन को ऐसे कर देते हैं, तो इस पोजीशन को कहा जाता है हंच। हमारा बैक जब राउंड पोजीशन में हो जाता है, ठीक है। तो ये तो देखो फिजिकली भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बात बिल्कुल सही कर रही है उसकी मॉम, सही चीज सिखा रही है, नो डाउट, लेकिन बार बार रिपीटेडली, ठीक है, अगर उसे यही बोला जाएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। होता है ना, ह्यूमन नेचर ही यही होता है कि जिस चीज के लिए मना किया जाए वही इंसान ज्यादा करता है। तो यहाँ पर बार बार अमांडा को टोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ, ओके। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का क्या मतलब हो गया, स्लाउचिंग इज अगेन सिटिंग और वॉकिंग लेजिली, बिल्कुल वो हमारे बागा के जैसे, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले बागा की मैं बात कर रही हूँ, ओके। सो बहुत ही लेजी वे में जब आप चलते हो, विच इज नॉट अ करेक्ट पोजिशन टू वॉक और सिट, ठीक है। आप चेयर की भी, अगर ये चेयर है अगर, ठीक है, इफ दिस इज द चेयर, तो यहाँ पर भी आपको इसी पोजिशन में बैठना होता है, राइट। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम कुछ इस तरह से लेटे हुए होते हैं, पैर इधर, ठीक है, हाथ इधर, इस तरह से, तो बहुत ही लेजी पोजिशन हो जाती है ये, राइट।
ठीक है, तो इसको कहा गया है स्लाउचिंग। तो उसके जो पेरेंट्स हैं या मदर है या फादर है, जिसकी भी हम बात करें, वो बिल्कुल भी उसको गलत चीज के लिए नहीं टोक रहे हैं, बट ये कांस्टेंट नैगिंग की वजह से अमांडा थोड़ा सा परेशान हो जाती है। ठीक है, जहां पर क्या चीजों के लिए मना किया गया है, क्या डोंट्स दिए हैं अमांडा को, कि भाई आपको अपने नेल्स नहीं खाने हैं, आपको अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, स्लाउचिंग नहीं करना है, बिल्कुल सीधे बैठना है, सिट अप स्ट्रेट। ओके, अब आप यहां पर एक चीज और ध्यान से देखोगे, अमांडा जो भी वर्ड यूज हुआ है तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो रहा है। अब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क रिफ्लेक्ट करता है डांटने वाले की फ्रस्ट्रेशन, कि वो किस लेवल तक इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है अमांडा से, राइट? अब जब ये डांट पीट चल रही है, जैसे हम लोग करते हैं अक्सर कि भाई डांटने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलते ही जा रहे हैं, बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरीके के एटीट्यूड को लेकर अमांडा अपनी ही इमेजिनेशन में खोई है। अब ये जो इमेजिनेशन है अमांडा की, ये उसके लिए एक एस्केप है। ठीक है, अब वो यहां से तो कुछ बच सकती नहीं है, पेरेंट्स से थोड़ी वो कुछ करेगी, कोई काउंटर अटैक नहीं कर सकती, जवाब देना भी गलत होता है, तो वो अपनी इमेजिनेशन में खोई है। तो अमांडा के लिए ये एस्केप क्या है? उसकी इमेजिनेशन। जिस इमेजिनेशन में वो खोई है, उसकी ये फैंटेसी ही उसके लिए एस्केप है, वो बच रही है इस चीज से। ओके, अब क्या है देखो, ये स्पेसिफिकली आपको ब्रैकेट में प्रेजेंट किया गया है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, ये सेपरेटली ब्रैकेट में इसीलिए दिया गया है, राइट? There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब यहाँ पे वो क्या इमेजिन कर रही है? वो इमेजिन कर रही है कि भाई there is a languid, languid हो गया relaxed, या आप कह सकते हो unenergetic। ठीक है, वो क्या इमेजिन कर रही है? एक एमरल्ड सी। अब एमरल्ड वैसे तो एक स्टोन होता है, बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है, हिंदी में मेरे ख्याल से उसे कहते हैं पन्ना। ओके, और वो किस कलर का होता है? इस कलर का होता है। तो वो जो सी की बात कर रही है, अब खुद को देखो, यहां पर अमांडा इमेजिन कर रही है किस लोकेशन पर? एमरल्ड सी पर। ठीक है, कि वो इस ग्रीन कलर के सी पर है, और इस एमरल्ड सी, देखो एमरल्ड सी बोला है तो ये उतना ही प्रेशियस लोकेशन है अमांडा के लिए। ठीक है, और डायरेक्टली ग्रीन सी नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है एमरल्ड सी, तो कंपैरिजन भी ड्रॉ हुआ है। ये एक पोएटिक डिवाइस है जो मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, एमरल्ड सी क्यों बोला है? बिकॉज जो एमरल्ड का ग्रीन कलर होता है, वो स्टोन का ग्रीन कलर होता है, बिल्कुल उसी कलर की ये सी है। ओके, तो इन दोनों के जो कलर वाली क्वालिटी है वो कंपेयर करके यहाँ पे लिखा गया है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, सोल का मतलब होता है अलोन या ओनली, आप कह लो कि भाई उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ रहने वाला कौन है? मैं। तो अमांडा अपने पेरेंट्स के डांट फटकार से इतनी परेशान है कि वो एक ऐसी जगह इमेजिन कर रही है जहां कोई नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर अमांडा। ठीक है, इनहैबिटेंट होता है जो किसी जगह पर रहने वाला होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाला कोई भी इंसान, उसे हम इनहैबिटेंट कहते हैं। ओके, अ मर्मेड, तो वो खुद को कैसे इमेजिन कर रही है? एक मर्मेड जैसे इमेजिन कर रही है कि मैं एक मर्मेड हूं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ठीक है, जो मूव कर रही है इधर से उधर, ब्लिसफुली, हैप्पीली। ब्लिसफुली का मतलब क्या हो जाता है? हैप्पीली, राइट? ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग हो गया कि भाई जिस तरह से इधर से उधर मूवमेंट है, तो मर्मेड को थोड़ी कोई रोक टोक सकता है, कौन ही पकड़ेगा उसको। तो मर्मेड की जो लाइफ है वो बहुत ही फ्रीडम से भरी हुई है, तो अमांडा बिल्कुल वही लाइफ इमेजिन कर रही है। ठीक है, मर्मेड क्या होता है? जलपरी। ओके, ठीक है, ये फिक्शनल कैरेक्टर्स है, रियलिटी में तो कोई मर्मेड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये इमेजिनेशन है अमांडा की, राइट? और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, कोई अगर आपको पता है कोई मूवी जिसमें आपने मर्मेड का मेंशन कहीं पर भी सुना है या देखा है, डेफिनेटली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई लव टू नो इट। ओके, सो ड्रिफ्टिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, इट्स मूविंग, राइट? अब इसका हम जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भाई एग्जैक्ट क्या कहना चाह रही है पोएट यहाँ से। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम वी लर्न अबाउट अमांडा। हमने सबसे पहले अमांडा के बारे में हमें जानने को मिला कि भाई अमांडा के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अ लिटिल गर्ल विद हैबिट्स दैट हर पेरेंट्स डोंट लाइक। अब एक छोटी सी बच्ची है जिसकी कुछ ऐसी हैबिट्स है जो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं है। ठीक है, दे फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब होता है कई बार, लगातार। ओके, ठीक है, बार बार स्कोल्ड हर, उसको डांटते हैं फॉर थिंग्स लाइक, किस चीज के लिए डांटते हैं? बाइटिंग हर नेल्स, स्लाउचिंग व्हाइल सिटिंग,
कि भाई वो बैठते टाइम बहुत ही लेजी वाले तरीके से बैठती है, अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं बैठती है। दे एडवाइज हर टू स्टॉप बीइंग लेजी एंड टू सिट अप स्ट्रेट, और वो उसको एडवाइस भी करते हैं कि भाई इस तरह से मत बैठो, इट्स नॉट गुड, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। उसको बार बार सही बनाते रहते हैं, सही करते रहते हैं। इन द सेकेंड पार्ट, अब ये सेकेंड पार्ट उसकी इमेजिनेशन को डिस्क्राइब किया गया है। वी गेट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स होती है झलक, ठीक है, एक छोटी सी झलक हमें क्या देखने मिलती है, इनटू व्हाट गोज ऑन इन अ लिटिल चाइल्ड्स माइंड, कि एक छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ठीक है, अब आप लोग किस तरह से अपने पेरेंट्स के डांट से बचते हो ये भी मुझे जरूर बताना। ठीक है, आपके क्या तरीके हैं, जैसे नोबिता अपनी मदर की डांट से बचने के लिए भागता था सीधा डोरेमोन के पास, है ना, तो ऐसे क्या आपके पास कोई एस्केप है, या आप भी अमांडा की तरह इमेजिन कर रहे होते हो, राइट। व्हेन दे आर ऑलवेज बीइंग स्कोल्डेड बाय देयर पेरेंट्स, तो बच्चे को जब भी डांट पड़ती है अमांडा को, वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है एज एन एस्केप। अमांडा डजंट एंजॉय द रियल वर्ल्ड, उसको ये रियल वर्ल्ड नहीं अच्छा लग रहा है। सो इन हर इमेजिनेशन, तो वो अपनी इमेजिनेशन में क्या देखती है, शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मर्मेड। इमेजिन्स आप नहीं भी लिखना चाहते हो, आप सिंपली लिख दो शी सीज हरसेल्फ एज अ मर्मेड। वो खुद को कैसे देखती है अपनी इमेजिनेशन में, एक मर्मेड के जैसे, राइट। इन दिस फैंटेसी, और इसी फैंटेसी में, फैंटेसी क्या है, विच इज नॉट रियल, समथिंग विच इज नॉट रियल, जो हम इमेजिन कर रहे हैं। शी लिव्स अलोन इन अ वास्ट एंड ट्रैंक्विल सी, वास्ट मतलब हो गया वाइड, बहुत ही बड़े फैले हुए, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो जाता है, ट्रैंक्विल का मतलब हो जाता है काम, एकदम शांत। तो वो कहाँ रह रही है अपनी इमेजिनेशन में, एक बहुत ही शांत सी पर रह रही है, फ्री टू मूव अराउंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, और यहाँ उसे रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई उसे नहीं बोलेगा अमांडा अपने नाखून मत खाओ, अमांडा सीधे बैठो, कोई नहीं, वो जैसे मर्जी वैसे बैठ सकती है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब देखो यहाँ फिर से उस बेचारी को डांट पड़ रही है। अब अमांडा अमांडा सुनकर तो वो भी पागल हो जाएगी। तो यहाँ पर उसको किस चीज के लिए डांटा जा रहा है, कि पूछा जा रहा है बेसिकली, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमांडा, राइट। पहले होमवर्क के लिए पूछा, फिर पूछा कि भाई क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है, टाइडी होता है क्लीन करना, क्या तुमने रूम साफ किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे तो लगता है मैंने तुम्हें शूज भी साफ करने बोला था। तो कॉन्स्टेंट रिपीटेडली उसको डांट पड़ रही है, ठीक है, अमांडा को। अब अमांडा इस सबके बीच में कहाँ खोई हुई है वो भी हम देख लेते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब देखो अमांडा यहाँ पर, पहले वाले में उसने अपने आप को एक मर्मेड की तरह इमेजिन किया, अब वो देखो खुद को कैसे इमेजिन कर रही है, एक ऑर्फन के जैसे। ऑर्फन कौन होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि एक बच्चा इतना नेगेटिव सोच रहा है, वो बिना पेरेंट्स के बच्चा बनने को रेडी है, ठीक है, लेकिन वो अपनी रियलिटी में नहीं रहना चाहती है। ये थोड़ा सा स्कैरी है, ठीक है, ऑल्दो हम एक पोएम पढ़ रहे हैं, बट देन कितना ज्यादा स्कैरी है कि एक बच्चे के दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं। आई एम एन ऑर्फन, ये उसकी इमेजिनेशन चल रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मतलब वॉन्डरिंग, एमलेसली, बिना किसी मकसद के आप एक जगह से दूसरी जगह जब घूमते हो उसे कहते हैं रोमिंग, या आप कह सकते हो वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन जो होते हैं यार, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको कौन रोकेगा, राइट। तो अमांडा सोचती है कि यार मैं ना अपनी इमेजिनेशन में एक ऑर्फन हूं, मुझे कोई नहीं रोक रहा है, मेरे पास है तो सिर्फ क्या, फ्रीडम, ओके, नो रेस्ट्रिक्शंस, नथिंग, ओके। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, मैं क्या करती हूँ मजे से। अब देखो अगर पेरेंट्स होंगे तो सबसे पहले तो वो आपको बेयर फीट का क्या मतलब होता है, अनकवर्ड फीट, ठीक है, नंगे पैर जिसे हम कहते हैं, तो वही पेरेंट्स हैं साथ में, तो वो कभी भी आपको बिना स्लीपर या शूज के बाहर जाने नहीं देंगे, मिट्टी में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो अमांडा यहाँ पर क्या इमेजिन करती है कि भाई मैं मजे से बहुत ही साइलेंटली, ओके, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जो मुझे मन में आ रहा है मैं वो कर रही हूँ, मुझे पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं सैंड पर, मैं वो बना रही हूँ, ठीक है। हश्ड का मतलब वैसे तो साइलेंटली होता है, ओके, तो यहाँ पर भी अमांडा जो एक तरह से साइलेंस ही ढूंढ रही है, पीस ही ढूंढ रही है, राइट। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। नाउ सी, अमांडा के लिए जो साइलेंस है, यही जो कामनेस है, ये जो सिरेनिटी है, शांति है, देखो मैंने कितने सारे वर्ड्स आपके लिए लिख दिए हैं, ये जो कामनेस है कि आसपास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये जो सिरेनिटी है, ठीक है,
ये गोल्डन है। गोल्डन है का क्या मतलब हो गया, यही उसके लिए एक्चुअली में ग्लोरियस है, उसके लिए ये किसी भी गोल्ड से कम नहीं है, सोना, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रीशियस उसके लिए क्या है, ये साइलेंस। इनफैक्ट द फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम, ये जो आजादी मुझे मिली है ये बहुत स्वीट है, ओके, ये उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इमेजिन डांट से इतना ज्यादा किसी को इंपैक्ट पड़ा है कि वो खुद को एक ऑर्फन की तरह भी इमेजिन करने को रेडी है, ओके। तो दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द पेरेंट्स, राइट, कि इतने लेवल का भी बच्चे को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि उसकी इमेजिनेशन में वो ये सब सोचने लगे, ठीक है। The lines indicate that Amanda hasn't completed her homework, tidied up her room or taken care of her shoes. तो ये जो इनिशियल लाइंस थी उनसे क्लियरली पता चल गया कि अमांडा ने क्या क्या काम नहीं किया है। अमांडा ने अपना होमवर्क भी नहीं किया है, ना उसने अपना रूम साफ किया है, ठीक है। hasn't completed her homework, tidied up her room, कुछ भी नहीं किया, ना ही उसने अपने शूज का ध्यान रखा है। She appears careless to her parents. पेरेंट्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस बच्ची है। Who are quite frustrated and scold her for being lazy and inactive. जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसको डांटते हैं उसके लेजीनेस के लिए, उसकी इनएक्टिविटी के लिए, कि भाई तुम इतनी इनएक्टिव हो, इतनी पैसिव हो, अपना कुछ भी काम नहीं कर रही हो। और उसके बाद ब्राउनी पॉइंट क्या हो जाता है, जब बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं पेरेंट्स, करते हैं ना, कई बार होता है ऐसा, शर्मा जी का बेटा ऐसा है, तुम कैसे हो, तुमने क्या कर लिया अभी तक। तो ये सब चीजें ये सही नहीं है, राइट। She thinks that if she were an orphan, वो सोचती है कि यार अगर वो ऑर्फन होती है, वो इमेजिनेशन वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो, आप सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे, इफ शी वर एन ऑर्फन। अब आप लोग सोच रहे होगे मैम ने यहाँ शायद गलती कर दी है, यहाँ पर तो वॉज आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो वो इमेजिन कर रही है विच इज नॉट द ट्रूथ, तो हम ऐसे केस में सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी यूज वर, ठीक है। इफ शी वर एन ऑर्फन, तो यहां पर वो सोचती है कि अगर वो एक ऑर्फन होती, शी वुड बी हैप्पियर, वो ज्यादा खुश रहती, बिकॉज देयर वुडंट बी द लाउड वॉइसेस ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि वहां उसको उसके पेरेंट्स के लाउड वॉइसेस नहीं सुनाई देते, ठीक है। एवरीवेयर वुड बी साइलेंट, हर तरफ शांति होती। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो वुड यूज हुआ है, बिकॉज ये रियलिटी नहीं है, ये इमेजिनेशन है, ऐसा होता, ठीक है। एवरीवेयर वुड बी साइलेंट एंड she wouldn't have to follow the rules set by her parents, ठीक है, समझ गए। would have silent नहीं, सॉरी, would be silent, और अपने पेरेंट्स के बनाए हुए रूल्स भी उसे फॉलो नहीं करने पड़ते। तो इन हर इमेजिनेशन शी पिक्चर्स हरसेल्फ, वो खुद को कैसे देखती है, एज समवन फ्री एंड सराउंडेड बाय क्वाइटनेस, कि कोई ऐसा इंसान की तरह वो खुद को इमेजिन करती है जो बिल्कुल फ्री है और हर तरफ शांति ही शांति है, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है, कोई केओस नहीं है, एकदम शांति का माहौल है। Let us move further. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? कितनी बार हमें ऐसे सुनने पड़ता है, चॉकलेट खा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम, उसमें भी डांट देते हैं कि क्यों खा रहे हो चॉकलेट, ये तुम्हारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। टॉफी क्यों खा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। अरे मोमोज कैसे खा लिए तुमने, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर कभी कभार खा भी लिया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये फीलिंग पेरेंट्स नहीं समझ पाते। ऑल्दो उनका कहना भी सही है, बट जब ये कांस्टेंट हो जाता है ना, रिपीटेड हो जाता है ना, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए हैंडल कर पाना, ओके। रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा। नाउ सी, एक्ने की बात हो रही है तो पिंपल्स होते हैं एक्ने, है ना। टीनेजर्स तो झेल ही रहे होंगे ये प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि अमांडा को उसके पिंपल्स के लिए डांट पड़ रही। तो मीठा खाने से अक्सर कहा जाता है कि पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं फेस पर, है ना। तो यहाँ पर देखो फेवर में ही बोल रही है मदर और फादर कि भाई चॉकलेट्स क्यों खा रही हो अमांडा, अपने पिंपल्स भूल गई क्या। तो यहाँ से एक आइडिया हमें लगा कि अमांडा इज प्रोबेबली अ टीनेजर, ठीक है, प्रोबेबली शी इज अ टीनेजर, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबली शी इज अ टीनेजर, क्योंकि पिंपल्स वगैरह का इशू तो टीनेजर्स में ही रहता है, राइट। सो विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब यहाँ पर फिर उसे डांट पड़ रही है कि भाई तुमको जब हम कुछ बोल रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर है, लुक एट अस, हम तुमसे बात कर रहे हैं, इधर देखो हमारी तरफ। तो अमांडा को कॉन्स्टेंटली सिर्फ डांट ही पड़ रही है। अब यहाँ पे अमांडा कहाँ खोई हुई है, देखो अमांडा की इमेजिनेशन में अमांडा कहाँ है। अमांडा सेज आई एम रुपंजल, कोई भी इसको रपुंजल नहीं बोलेगा, अमांडा सेज आई एम रुपंजल, ओके। रुपंजल किसी ने अगर देखा है, रुपंजल इज यू नो कैरेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, शी हैज लॉन्ग हेयर,
ओके, लंबे से उसके बाल हैं एंड उसको एक विच जो है कहाँ पर रख लेती है, कैद कर लेती है एक बड़े से कासल, कासल तो नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा टार होता है, बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर, दूर कहीं जहां लोग रहते हैं नॉर्मल, उससे बहुत दूर वो उसे कैद कर लेती है। और यहाँ पर रुपंजल, शी लिव्स ऑल अलोन, अकेले रहती है, कोई भी नहीं होता, बट अपने हेयर को, लॉन्ग हेयर को वो यूज करती है एज स्टेयर्स, राइट। तो विंडो से वो अपने लंबे बालों को बाहर डालती थी, तो जिसको भी ऊपर आना होता था तो वो उसी के थ्रू ऊपर आता था। एंड दिस इज हाउ रुपंजल जो है वो मिलती है अपने प्रिंस चार्मिंग से। तो ये तो एक फेरी टेल वाली स्टोरी हो गई। अब यहाँ पर अमांडा खुद को रुपंजल से कंपेयर करती है, कंपेयर तो नहीं कहूंगी, बट वो इमेजिन करती है कि मैं ना अपनी इमेजिनेशन में अभी फिलहाल के लिए क्या हूँ, एक रुपंजल हूँ, एंड आई डोंट केयर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की कोई चिंता फिक्र नहीं है। माई लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल, काम, पीसफुल, ठीक है। यहाँ इस स्टार में मेरी लाइफ कैसी है, बहुत ही पीसफुल है, रेयर इज यूनिक, बहुत ही यूनिक है। I'll certainly never let down my bright hair, और लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज वो चाहती है। certainly का मतलब हो गया surely, definitely, कि लेकिन एक चीज है, मैं वहां पर हूं तो बिल्कुल भी अपने बालों को नीचे तो नहीं डालूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रिंस चार्मिंग, या मुझे एक इंसान भी नहीं चाहिए, बिकॉज वट आई वॉन्ट इज फ्रीडम एंड साइलेंस। मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रीडम चाहिए, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, ठीक है, ओके। अमांडा को क्या चाहिए, सॉलिट्यूड, वो अकेले रहना चाहती है, वो इस पीसफुल एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहती है, उसको कोई नहीं चाहिए अपने आसपास। तो यहाँ पर रुपंजल से थोड़ा सा अलग अमांडा क्या करना चाहती है, वो चाहती है कि भाई बिल्कुल भी अपने लॉन्ग हेयर को वो नीचे ना डाले, वो उनको स्टेयर की तरह तो यूज बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती, स्टेयर्स की तरह नहीं उनको बनाना चाहती है, ताकि कोई भी उसके पास ना आए, एंड शी कुड लिव अ लाइफ पीसफुली। In this part of the poem, Amanda's parent, likely her mother, तो यहाँ पर probably वो उनकी mother है, is upset upon seeing her eating chocolate, तो वो chocolate खाने के लिए उसे डांटती हैं, ठीक है। When the mother tries to prevent Amanda from eating cake, Amanda looks away, which further angers her mother। आप केक लिख लो या आप चॉकलेट की बात हो रही है तो हम चॉकलेट ही लिखेंगे, ठीक है। तो केक या चॉकलेट खाने से उसे रोकती रहती है, और जब अमांडा ये डांट खाते टाइम मदर की या फादर की तरफ नहीं देखती है, तो यहां पर फिर अमांडा को डांट पड़ती है कि भाई हम तुमसे बात कर रहे हैं, यू आर नॉट इवन लुकिंग एट अस, तुम हमारी तरफ देख भी नहीं रही हो, ठीक है। अमांडा डे ड्रीम्स, अब अमांडा इस सब में क्या अपना इमेजिन करती है, डे ड्रीम करती है ऑफ बीइंग लाइक रुपंजल, किसके जैसे, खुद को इमेजिन करती है रुपंजल के जैसे, राइट। लिविंग इन अ टार, जो कहाँ रह रही है, एक टार में रह रही है। शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, उसे किसी की चिंता फिक्र नहीं है, ठीक है। शी डजंट केयर अबाउट एनीवन, शी विशेस टू स्टे देयर फॉरएवर, उसको वहीं, वो चाहती है कि वो जिंदगी भर वहां रहे, एंड हैज नो इंटेंशन ऑफ लेटिंग हर ब्राइट गोल्डन हेयर डाउन द विंडो। जैसे रुपंजल ने क्या किया था, अपने बालों को, ब्राइट गोल्डन हेयर को विंडो से बाहर डाला, और वहां से हर बिलव्ड, ही एंटर्ड, वो वहां से एंटर करता है। तो उसका कोई प्लान नहीं है अमांडा का ऐसा, शी थिंक्स कि यार मैं वहां गई ना एक बार, तो मैं तो जिंदगी भर वहीं रहूंगी, और मैं अपने बालों को तो बिल्कुल भी स्टेयर्स का काम नहीं करने देने वाली हूँ, ओके। शी वॉन्ट्स टू लिव अ पीसफुल एंड काम लाइफ अवे फ्रॉम एनी रेस्ट्रिक्शंस, और वो कैसी लाइफ जीना चाहती है, एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम लाइफ, जो रेस्ट्रिक्शन फ्री हो, ठीक है। किसी भी तरह की डांट नहीं होगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इससे क्या होगा, अमांडा को सफोकेटेड भी फील नहीं होगा, सफोकेटेड उसका दम नहीं घुटेगा अपने ही पेरेंट्स के बीच पे, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब फिर से देखो, फिर से अमांडा को डांट पड़ रही है, किस बात के लिए, अब इतना कुछ डांटा है तो भाई बच्चे का थोड़ा सा फेस तो बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरह के फेस को, जब आप अपसेट भी हो, आप एंग्री भी हो, तो हम उसे कहते हैं सल्किंग, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इस तरह के फेस को बोलते हैं सल्किंग। सो सी दिस बेबी इज सल्किंग, थोड़ा सा गुस्सा हो और थोड़ा सा नाराज भी हो, सैड भी हो, डांट पड़ी है जस्ट, तो उसके तुरंत बाद जो आपका फेस बनता है ना, दिस इज कॉल्ड सल्किंग। तो यहाँ पर भी उसको डांट पड़ रही है अमांडा को कि ये अपना ना ऐसा फेस बनाना बंद करो अमांडा, ठीक है, हमेशा तुम ऐसी मूडी ही रहती हो। अरे भाई इतनी डांट पड़ी है, मैं क्या हंसूं, अमांडा मस्ट बी फीलिंग सो, राइट। सो अब यहाँ पर मदर को सबसे ज्यादा जो इशू है वो किस बात का है, कि भाई किसी को भी लगेगा कि हम तुम पर नैगिंग कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं,
ठीक है, ओके, हम तुमको रेस्ट्रिक्ट करते रहते हैं, तुम्हारे पीछे पड़े हैं, सबको ये लगेगा। तो यहाँ देखो, मतलब इतना डांटने के बाद भी व्हाट ऑल दे आर वरिड अबाउट इज द सोसाइटी। ठीक है, कि भाई सोसाइटी को ये लगेगा कि हम तुम्हें रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हम तुम्हें बाउंड करते हैं। इमेजिन, पेरेंट्स को ये बात रियलाइज ही नहीं होती कि ये रोक टोक इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन ही तो है और क्या है, राइट? ठीक है, अब इसका क्या रिजल्ट होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि अब आपको लग रहा होगा कि इन लाइंस के बाद अमांडा ने फिर से कुछ इमेजिन किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोएट ने वो ब्रैकेट वाला पार्ट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसके साथ नहीं दिया है। रीजन बीइंग कि भाई अब अमांडा जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, शी हैज गिवन अप, उसने हार मान ली है कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब इमेजिनेशन में भी मैं पीसफुली नहीं रह पाऊंगी प्रॉब्ली, मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरा जो लेवल था इमेजिन करने का, अब वो भी खत्म हो चुका है, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। तो अब वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही है। शी इज सो फेड अप विद ऑल दीज टॉन्ट्स एंड रिस्ट्रिक्शन। ओके, तो इसके बाद कुछ भी पार्ट नहीं है, इतना ही था। अब लेट अस जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड इट वंस। सो अकॉर्डिंग टू हर मदर शी शुडंट बी एंग्री ऑल द टाइम। तो अब मदर के हिसाब से उसको हर टाइम गुस्सा नहीं रहना चाहिए। इट माइट मेक अदर्स थिंक दैट शी इज नैगिंग एंड बॉदरिंग अमांडा। इससे क्या होगा, दूसरों को लगेगा कि यार ये कैसी मदर है, जब देखो तब अमांडा के पीछे पड़ी रहती है, डांटती रहती है, कंप्लेन करती रहती है। The poem concludes, and this is how the poem ends, right? Suggesting that after facing constant scolding, ये क्या हमें दिखा रही है कि इतनी डांट खाने के बाद अमांडा eventually stops her imaginative thoughts. अमांडा अपने imagination पर रोक लगा देती है, बैरियर लगा देती है। She stops her imaginative thoughts. She has gotten used to hearing these harsh words every day. और वो अब used to हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो ये एक कहते हैं ना कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, इस तरीके की सिचुएशन में अमांडा आ चुकी है। अब उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। शी हैज स्टॉप्ड इमेजिनिंग, राइट? सो दिस वाज द पोएम। पूरा लाइन बाय लाइन हमने समझ लिया है। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की तरफ, बिकॉज आपके पास क्वेश्चंस तो पोएटिक डिवाइसेस से भी आएंगे ही। आपको एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, वहां से आपको लाइन दे दी जाती है कि भाई बताओ विच पोएटिक डिवाइसेस प्रेजेंट इन दीज लाइंस, तो फिर कैसे आप उनको टैकल करोगे। ठीक है, तो वो यहाँ से, तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन का मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इट्स द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं, एक बार जल्दी से मुझे बताओ, कुछ एग्जाम्पल्स दे दो कॉन्सोनेंट साउंड्स के। ठीक है, कमेंट्स में जल्दी से। तो अब आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हमारे, हम कहते हैं ना डोनाल्ड डक, डोनाल्ड डक, राइट? आई राइट इट हियर, डोनाल्ड डक। तो यहाँ पर देखो ड का साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी ड का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये जो ड का साउंड होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। अगर इसका रिपीटिशन हो, और वो भी कहाँ पर, इनिशियल, शुरू में, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे मैम ड यहाँ पर भी है, ड यहाँ पर भी है, तो ये अलिटरेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, इनिशियल पार्ट में ही होना चाहिए। तो डोनाल्ड के इनिशियल पार्ट में ड है, उसके डक के इनिशियल पार्ट में ड है, तो ये हमारा अलिटरेशन का एग्जाम्पल हो गया, डोनाल्ड डक। समझ गए? ठीक है, अब पोएम में अलिटरेशन कहाँ पर है? पोएम में अलिटरेशन देखो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। नाउ सी, ओके, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर। स्टॉप में देखो स यहाँ पर है, स्लाउचिंग का स यहाँ पर है, एंड सिट अप का स यहाँ पर है, स्ट्रेट का स यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, एट द इनिशियल पार्ट ऑफ द वर्ड्स, राइट? क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, ऐसा नहीं है। देखो मान लो कि ये आपके सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है, और यहाँ पर कहीं पर एक वर्ड है, तो क्लोजली कनेक्टेड है, इट्स ओके, चलेगा। ऐसा नहीं है कि लगातार एक के बाद एक हर वर्ड पर होना चाहिए, इट्स नॉट दैट। बीच में कुछ और भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर दैट है, तो आप कहोगे मैम ये तो स नहीं है, फिर ये कैसे पूरा एलिटरेशन हो गया? क्लोजली कनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड है, एंड और इस तरह से थोड़ा एक आध वर्ड एक्स्ट्रा हो सकता है बीच में, इट्स नॉट अ बिग इशू, राइट? तो ये हमारा क्या हो गया? एलिटरेशन का एग्जाम्पल हो गया। नाउ यू कैन सी स्टॉप दैट सल्किंग। सो यहाँ पर भी देखो स का और स का साउंड रिपीट है, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन, राइट? अगर एनी बाय एनी चांस कोई और एग्जांपल्स आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में वो बता सकते हैं, बिकॉज इट्स एन इजी वन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ, विच इज रिपीटिशन। अब रिपीटिशन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपीटिशन होता है जब हम लोगों के पोएम्स में या किसी भी टेक्स्ट में, कोई भी वर्क हो सकता है, इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट पोइट्रीज,
रिपीटेशन होता है जब वर्ड्स रिपीट हो रहे हो, ठीक है, वर्ड्स कहीं पर भी बीच में आगे पीछे आपको रिपीट हो रहे हो, वहां पर हम बोलेंगे कि यार ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। अब जैसे पूरी पोएम में इकलौता एक वर्ड है जो रिपीट हो रहा है और वो क्या है, अमांडा, ठीक है, अमांडा, दिस वर्ड हैज बिन रिपीटेड। अब क्यों है भाई, क्योंकि देखो हमारी पोएम की प्रोटैगनिस्ट ही अमांडा है, अमांडा पर ही बात चल रही है। वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो अमांडा का नाम खाली यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये हर बच्चे का रेफरेंस है, सभी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो अमांडा बेसिकली इज रिपीटेड, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। और पूरी पोएम में हर जगह रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिपीटेशन। तो बहुत ईजी हमारा ये पोएटिक डिवाइस है। लेट अस मूव ऑन फर्दर। यस, देन वी हैव एनाफोरा। अब ये देखो, अभी जो आपने पीछे रिपीटेशन पढ़ा, एनाफोरा भी एक टाइप का रिपीटेशन ही है, लेकिन दोनों में फर्क कैसे हो गए, देखो दोनों में फर्क ऐसे हुआ कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, पर कहां पर वर्ड रिपीट हो रहा है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर आपका रिपीट हो रहा है, दैट टू एट द बिगिनिंग, ठीक है, कहां पर, किसी भी लाइन या किसी भी फ्रेज की बिगिनिंग में अगर वो वर्ड रिपीट हो रहा है, देखो यहां पर डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब ध्यान से देखो, पीछे भी हमने रिपीटेशन पढ़ा था, नो डाउट। आप कह सकते हो कि मैम ये रिपीटेशन का भी तो एग्जाम्पल है, बिल्कुल है, लेकिन ज्यादा आप इस पे किस चीज का स्ट्रेस दोगे, ये एक्चुअली में रिपीटेशन कौन सा वाला है, ये एक्चुअली में एनाफोरा है। एनाफोरा होता क्या है, डेफिनेशन तो ये रही, लेकिन समझा मैं देती हूँ, होता क्या है एनाफोरा, इट्स अ रिपीटेशन ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड या किसी भी फ्रेज का रिपीटेशन, वो भी कहां पर, बिगिनिंग में। अलग अलग जो सक्सेसिव सेंटेंसेस है, एक के बाद एक जो सेंटेंसेस जा रहे हैं, उसमें शुरू में अगर कोई वर्ड या कोई फ्रेज रिपीट हो तो हम उसे कहेंगे एनाफोरा। सो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा इस लाइन में, और इस वाली लाइन में देखो डोंट वर्ड रिपीट हो रहा है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एनाफोरा। एक और आपको ऐसा पेयर मिलेगा, मुझे जल्दी से कॉमेंट्स में बता दो वो कौन सा है, ठीक है, इट्स एन ईजी वन। इसके बाद हमारा एक और पोएटिक डिवाइस विच इज मेटाफर। पढ़ते ही आते हैं, तो हम लोगों को पता ही होता है। मेटाफर होता है कंपैरिजन करना, ठीक है, शर्मा जी का बेटा ये, शर्मा जी का बेटा वो, ये वाला कंपैरिजन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऑल तो कंपेयर वही होता है, लेकिन शर्मा जी का बेटा वाला अलग चीज है। यहां पर कंपेयर क्या हो रहा है, जब क्वालिटीज कंपेयर हो रही हैं, ठीक है, क्वालिटीज कंपेयर हो रही है बिना किन वर्ड्स का यूज किए, लाइक या एज का यूज किए, ठीक है, यहां पर लाइक या फिर एज का यूज नहीं होता है। उसके लिए कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस होता है, जल्दी से बताओ, ये भी मुझे बताओ। बहुत सारी पोएम्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ कि वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है जिसमें लाइक या फिर एज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मेटाफर का इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, कौन सी किसकी क्वालिटी कंपेयर हो रही है इसमें ऐसी। तो यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो साइलेंस को गोल्डन बोला गया है, और यहां पर देखो ऐसा तो नहीं लिखा साइलेंस इज लाइक गोल्ड, नहीं, या साइलेंस इज एज गोल्ड एज, या कह सकते हो इस तरह से कुछ भी फ्रेज आपको किया गया है, राइट। अब डायरेक्टली लिख दिया साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस क्या है, गोल्डन है, बिल्कुल गोल्ड के जैसे प्रेशियस है। तो दिस इज अ कंपैरिजन ड्रॉन बिटवीन साइलेंस एंड गोल्ड, ठीक है, कि शांति जो है ना वो अमांडा के लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है, कंपैरिजन कर दिया, तो ये मेटाफर हो गया। अब यहां देखो, फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम क्या है, स्वीट है, फ्रीडम को किससे कंपेयर किया, स्वीटनेस से, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जब ड्रॉ कर रहे हैं बिना लाइक और एज का यूज किए, तो वो भी हो गया मेटाफर। एमरल्ड सी, एमरल्ड सी भी हमारा मेटाफर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एमरल्ड बेसिकली क्या है, हमारा वो स्टोन का जो ग्रीन कलर वाला स्टोन होता है, प्रेशियस स्टोन, वो रेफरेंस है। तो एमरल्ड का भी कलर ग्रीन होता है, इस सी का भी कलर ग्रीन है। तो इनके जो ये ग्रीन कलर वाली क्वालिटी है, अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही थी मैंने बताया था, तो वो ग्रीन कलर की जो क्वालिटी है वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कंपेयर किया है, तो इस कंपेरिजन को हम बोलेंगे मेटाफर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आ गए देखो एल्यूजन। बोलो मैम ये बॉम्ब जैसे पोएटिक डिवाइसेस कहाँ से आ गए इस पोएम में, इतनी सिंपल सी तो पोएम है, इसमें ये क्या है, बहुत इजी है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। अब एल्यूजन क्या होता है, देखो एल्यूजन इट्स नॉट इल्यूजन, अलग चीज है, वो इल्यूजन है, वो आई है, वो अलग है, वो पोएटिक डिवाइस नहीं। एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन होता है कि भाई हम लोग कई बार अपने किसी भी पोएटिक वर्क में या किसी भी अकेडमिक वर्क में, जो भी हम लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, एक ही बात है वैसे, हम कहानी लिख रहे हैं, कोई प्ले लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, तो वहां पर कई बार हम दूसरे टेक्स्ट के, किसी और किताब के, या पुराने किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के, या किसी और
कैरेक्टर का यूज करते हैं, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा किस्सा उसमें से यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये इल्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल रुपंजल जो हमने इस कैरेक्टर का यूज किया, फिक्शनल है ऑल्दो, ठीक है, ये किसी और फेरी टेल में, किसी और कहानी का पार्ट है जो इस पोम में यूज हुआ है, ठीक है, ये जानते सभी हैं इसके बारे में। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि भाई मैं हिटलर, मैं एक पोम लिख रही हूँ, उसमें हिटलर का रेफरेंस लिया है, तो हिटलर तो किसी और एक फिक्शनल पुराना कैरेक्टर, नॉट फिक्शनल, रियल कैरेक्टर है ऑल्दो, लेकिन हिस्ट्री का पार्ट रहा है, तो हम इसको भी एल्यूजन कहेंगे, ठीक है। या मैं कहती हूँ कि भाई मैं एक रिलीजियस स्क्रिप्चर राम, लॉर्ड राम का कैरेक्टर मैं उठा रही हूँ, ठीक है, और अपने पोम में यूज कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये भी एल्यूजन का एग्जाम्पल है कि भाई वो तो रामायण में से हमने कैरेक्टर लिया और इसमें यूज किया, ठीक है, ओके। तो हम रिलीजियस कैरेक्टर्स जब लेते हैं, हिस्ट्री का कोई कैरेक्टर हम अपने वर्क में लेते हैं, हम इस एक तरह से कहते हैं कि भाई ये एल्यूजन है, ये एल्यूजन का एग्जाम्पल है, राइट। तो इस पोम में आपने क्या देखा, बेसिकली देखो डेफिनेशन लिखी है, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और थिंग और टू अ पार्ट ऑफ अनदर टेक्स्ट, किसी और टेक्स्ट, जरूरी नहीं है टेक्स्ट, आप यहाँ पर और चीजें ऐड कर सकते हो, आप हिस्ट्री लिख सकते हो, ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्चर, टेक्स्ट में तो आ गया खैर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ओके, उनमें से आप कोई कैरेक्टर उठा लो, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, एल्यूजन का एग्जाम्पल। तो हमारी इस पोम में क्या है एल्यूजन, रुपंजल एंड मर्मेड, ठीक है, मर्मेड तो यार फिक्शनल है, ठीक है, हमारी बहुत सी स्टोरीज वगैरह में या मूवीज में ये देखने हमें मिली है, तो वहां से ये उठा लिया गया है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन, राइट। अगला है एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या होता है, अभी आपने एलिटरेशन पढ़ा था, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, कहां पर, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स which are closely connected, है ना, जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स है उनके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होता है उसे हमें क्या कहते थे, एलिटरेशन कहते हैं, राइट। लेकिन वोवल साउंड का क्या, वो तो बुरा मान जाएंगे, क्या सारी इंपॉर्टेंस हम कॉन्सोनेंट साउंड को ही दें, वोवल साउंड का क्या भाई, तो उसके लिए है हमारे एजोनेंस, ठीक है। जब वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है तो हम उसे कहते हैं, देखो, एजोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर वोवल साउंड्स कॉन्जिक्यूटिवली, कि भाई ऐसे वर्ड्स जिनमें वोवल साउंड सिमिलर हो, सिमिलर वोवल साउंड सुनाई दे रही हो या वोवल साउंड हो, हम उसे कहेंगे एजोनेंस, ठीक है। और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि शुरू में हो या कहीं पर हो, कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ देखो, डोंट हंच योर शोल्डर्स, नाउ सी, डोंट, ओ इज अ वोवल साउंड, योर, ओ वोवल साउंड, शोल्डर्स, ओ वोवल साउंड, तो ये तीनों वर्ड्स आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं एजोनेंस का, क्लियर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर और कोई एग्जाम्पल मिल रहा है पोम में, फटाफट से कमेंट्स में बताओ, बिल्कुल मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, आप आइडेंटिफाई करो कहां कहां पर आपको एजोनेंस का एग्जाम्पल मिल रहा है। देन वी हैव कॉन्सोनेंस, सेम साउंड कर रहे हैं ना, एक जैसे लग रहे हैं ना, भाई भाई लग रहे हैं, तो कॉन्सोनेंस क्या होता है, ये समझ लो कि ये एलिटरेशन जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन एलिटरेशन में अगर आपने फोकस किया तो एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं वर्ड्स की बिगिनिंग में, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आपको सेम सुनाई देगा वर्ड्स की बिगिनिंग में, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा एक लाइन में, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड आपको कहीं भी मिल जाए, यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ शुरू में होना चाहिए, एलिटरेशन में तो ये था कि शुरू में होना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स में ये नहीं होता, कॉन्सोनेंट्स में कहीं भी हो सकता है, राइट। अब देखो ये वाली लाइन देखो फटाफट से, आई एम रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब ध्यान से अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे, ओके, ठीक है, आई एम रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, नाउ सी, रुपंजल, र इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, आई हैव नॉट अ केयर, र यहां पर, तो एक रुपंजल सबसे इनिशियल पार्ट में आया और ये र जो है बीच में आया, तो रिपीट हो रहा है र साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, हम कहेंगे कि भाई इस लाइन में क्या है, कॉन्सोनेंस है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लाइफ इन अ टार, या आप कह लो टार हो गया, ट्रैंक्विल, र हो यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल, इनफैक्ट रेयर, र यहाँ पर भी है, तो लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो र र र र, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल,
समझ में आया? तो कॉन्सोनेंट्स और एलिटरेशन में यही डिफरेंस होता है। कॉन्सोनेंट्स में आप कॉन्सोनेंट साउंड आपका कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन में। अब आप ये नहीं बोलोगे कि ये रुपंजल के साथ आप ये वाले र को जोड़ दो, नहीं, एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में आप ढूंढो तो वो आपको मिल जाएगा। कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, एंड में हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, लेकिन एलिटरेशन में ये स्पेसिफिक है कि भैया इनिशियल पार्ट में ही आपको होगा, बिल्कुल बिगिनिंग में आपका कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। क्लियर? ऐसे ही आपको और भी मिल जाएंगे, आप आइडेंटिफाई करो, right, and let me know in the comment section. Now we'll quickly move on to some important questions of this poem. ठीक है, क्योंकि पता तो चले कि कितना आपको आ रहा है समझ में। ठीक है, आप ट्राई करो खुद ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अमांडा आफ्टर रीडिंग दिस पोएम? इस पोएम को पढ़ने के बाद अमांडा से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन बैठा है? आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपके हिसाब से कि भाई अमांडा कैसी बच्ची है? ठीक है, ओके, तो हम जल्दी से ये आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। अमांडा लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, लॉन्ग्स का मतलब होता है विशेस, या आप कह लो डिजायर्स। ठीक है, वो चाहती है, क्या चाहती है? इस पोएम से हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि अमांडा को क्या चाहिए, अमांडा को चाहिए फ्रीडम, आजादी। एज शी फील्स सफोकेटेड, क्योंकि उसको उसका ना दम घुटता है, ठीक है, उसको सफोकेशन फील होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स के कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, यहाँ पर एक अपॉस्ट्रोफी डालना जरूरी है। ठीक है, पेरेंट्स के कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, कांस्टेंट मतलब होता है लगातार, जो कभी चेंज नहीं होता, जो ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बदल ही नहीं रहे हैं। She wants a life of freedom and silence. उसको कैसी लाइफ चाहिए? एक ऐसी लाइफ चाहिए जो फ्रीडम और साइलेंस से भरी हो, which often indulge her in daydreaming. ठीक है, इसकी वजह से वो हमेशा क्या करती रहती है? डे ड्रीम करती रहती है, सपना देखती रहती है, इमेजिनेशन में खोई रहती है। हमको इस पोम से अमांडा के बारे में ये सब कुछ जानने मिला। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन है, आप फर्दर और इसके बारे में लिख सकते हो, इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। How life in Tar would be different from life anywhere else for Amanda? अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई वो अमांडा जो है इमेजिन तो करती है कि मैं टार में रहूंगी, रुपंजल जैसे वो इमेजिन करती है, तो कैसे उसकी लाइफ वहां उस टार में डिफरेंट होती इन कंपैरिजन टू हर रियल लाइफ, उसकी जो रियल लाइफ है उसके कंपैरिजन में तो बहुत डिफरेंट होती है भाई। वहां एटलीस्ट उसे डांटने वाला तो कोई नहीं होता, देखो नो रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ही फ्रीडम होता, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता, सिरेनिटी उसे मिलती, एकदम ट्रैंक्विल एरिया। तो ये 5-6 वर्ड्स ना आप एकदम याद कर लो अच्छे से, ओके? ठीक है, इससे आपके आंसर्स अच्छे खासे बन जाएंगे। सो अमांडाज लाइफ इन द टार वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर रियलिटी। तो देखो कैसे स्टार्ट किया है, क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दिया कि भाई अमांडा की जो लाइफ होगी टार में वो उसकी रियलिटी से तो बहुत ही अलग होगी, राइट? शी सफर्स ड्यू टू नैगिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स, अभी तो वो सफर करती है, कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग से सफर करती है अपने पेरेंट्स के, और उसे क्या चाहिए? एक रुपंजल जैसे पीसफुल लाइफ चाहिए। ठीक है, ओके। हाउएवर, लेकिन शी कन्फेसेस दैट, वो कन्फेस भी करती है कि भाई शी वुडंट मेक हर लॉन्ग हेयर अ मीडियम टू रीच द टॉप ऑफ द टार, वो अपने बालों को मीडियम नहीं बनने देगी कि भाई कोई उसके टार के टॉप पर चढ़ जाए। एज शी वॉन्टेड पीस एंड सेरेनिटी, क्योंकि उसे अल्टीमेटली क्या चाहिए था? शांति चाहिए थी, सिरेनिटी चाहिए थी। तो डेफिनेटली भाई उसकी लाइफ वहां तो बहुत डिफरेंट होती, पीसफुल होती, सीरीन होती। ठीक है, यहाँ केओस है रियल लाइफ, वो थ्रू आउट एक फैंटेसी में जी रही है अमांडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अमांडा सीम मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम? मेजॉरिटी टाइम अमांडा मूडी क्यों रहती है? भाई क्यों रहेगी, मुझे बताओ, कुछ डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में? मूडी रहेगी ना, ठीक है। अमांडा ऑफन अपीयर्स मूडी बिकॉज शी इज अटेम्प्टिंग टू एस्केप फ्रॉम हर अनहैप्पी रियलिटी, बिकॉज वो अपनी इस अनहैप्पी रियलिटी से ना दूर भाग जाना चाहती है। उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि इतने कंफ्यूजिंग, इतने स्कोल्डिंग एनवायरनमेंट वो कैसे सरवाइव कर रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, वेयर शी फेसेस नैगिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां उसको मेजॉरिटी डांट ही पड़ रही होती है, कंप्लेनिंग ही उसको झेलना पड़ता है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट से वो एस्केप चाहती है, भाग जाना चाहती है। ठीक है, इट्स अ सैड सिचुएशन फॉर अ यंग चाइल्ड लाइक अमांडा, एक छोटे से बच्ची अमांडा के लिए तो यार ये बहुत ही सैड सिचुएशन है। हर ओनली प्रिवेंशन एंड एस्केप अगेंस्ट दिस हार्श रियलिटी इज हर इमेजिनेशन, और उसके लिए क्या है उसका एस्केप? उसकी इमेजिनेशन, वेयर शी फ्रीक्वेंटली सीक्स शेल्टर,
जहाँ एक तरह से देखा जाए तो उसे शेल्टर मिलता है, जहाँ उसे शांति मिलती है, जो फेवरेट चीज उसे चाहिए वो उस इमेजिनेशन में ही मिलता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये मूडी रहती है सारा टाइम, लेकिन एक्चुअली में वो मूडी थोड़ी है यार, वो तो अपनी इमेजिनेशन में खोई है। पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है कि बच्ची क्या क्या इमेजिन कर रही है, राइट? ठीक है। वाई डज अमांडा से साइलेंस इज गोल्डन? अमांडा ये क्यों कहती है कि साइलेंस जो है वो गोल्डन है? ठीक है, वो गोल्ड जितना प्रेशियस है अमांडा के लिए। अभी तो आपको मैंने पोएटिक डिवाइसेस में बताया था कि इट्स अ मेटाफर, तो आप ये भी यूज कर सकते हो अपने आंसर में कि भाई पोएट ने मेटाफर के थ्रू, इसमें मेटाफर यूज करके ये डिपिक्ट किया है, ये प्रेजेंट किया है कि भाई साइलेंस जो है ना वो गोल्डन है। ठीक है, पोएट के हिसाब से साइलेंस क्या है, वो गोल्डन है। बाय प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू टू साइलेंस द पोएट इज हाईलाइटिंग इट्स वर्थ। और ये वैल्यू देकर एक तरह से देखा जाए, अगर हम कहते हैं ना कि यार ये तो बोलते हैं ना मेरा बेटा तो सोना है, तो इसका मतलब है कि भाई बच्चे की अच्छी खासी वैल्यू है घर में, है ना। पेरेंट्स अगर कह रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो सोना है, तो इसकी वैल्यू है, वर्थ है, कुछ तो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर अमांडा ने अगर कहा है कि भाई उसके लिए साइलेंस गोल्डन है, तो कहीं ना कहीं उस साइलेंस की वैल्यू बहुत अच्छी खासी है, राइट। फॉर अमांडा साइलेंस रिप्रेजेंट्स पीस एंड कामनेस। अमांडा के लिए साइलेंस क्या है, पीस है, कामनेस है, क्वालिटीज विच आर एब्सेंट इन हर रियलिटी। वो हर एक क्वालिटी है जो उसकी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है भाई अमांडा ने फ्रीडम इज गुड, कुछ इस तरह से जो लिखा है, क्यों कहा है फ्रीडम को इतनी इंपॉर्टेंस, फ्रीडम इज स्वीट, क्यों कहा है अमांडा ने, ठीक है, तो आप इसी तरह से उसमें भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। द पोएट यूजेस मेटाफर टू डिपिक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, राइट। What is the central theme of the poem अमांडा? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अमांडा का सेंट्रल थीम क्या है? सो इन द पोएम अमांडा बाय रॉबिन क्लिन द फोकस इज ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड। अब इस पोएम का थीम क्या है? देखो, रॉबिन क्लिन द पोएट, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस दी है, किस चीज को यहाँ पर वैल्यू की है कि भाई जो बच्चे को बड़े करने का प्रोसेस होता है ना, इट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बड़ा करना, अपब्रिंगिंग उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा नेग्लेक्टेड सा इशू है जिसके ऊपर शायद कोई ध्यान भी नहीं देता है, ओके। इट हाईलाइट्स दैट अपब्रिंगिंग इज नॉट लिमिटेड टू मेकिंग अ चाइल्ड लुक फिट फॉर द सोसाइटी। ये पोएम बेसिकली क्या हाईलाइट करती है कि अपब्रिंगिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को सोसाइटी के लिए फिट बना दो, उसको प्रेजेंटेबल बना दो, सिर्फ वो काफी नहीं है। इट सजेस्ट्स दैट सिंपली फोर्सिंग अ चाइल्ड टू बी सिविलाइज्ड एंड वेल मैनर्ड इज नॉट इनफ। कि बच्चे को सिर्फ सिविलाइज्ड बना देना, वेल मैनर्ड बना देना कि भैया हमने तो अपना काम कर दिया है, ये काफी नहीं है। लव एंड प्रॉपर केयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको प्रॉपर प्यार भी देना पड़ेगा, केयर भी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि हमें उसे फ्री भी छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रीडम क्या होती है ये तो कभी पता ही नहीं चलेगा। कल को कोई बहुत इजीली उस ऐसे बच्चे को अपने अंडर इंस्लेव कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम की डेफिनेशन हमें ही सिखानी होगी, रेस्ट्रिक्शंस को कंट्रोल करना होगा, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पोएम समझ में आई होगी। वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट, poetic devices and all the important questions. I will see you in the next session. Thank you everyone and bye-bye.